नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में लहसुन की फसल बहुत सी जगह पर 40 से 50 दिन की अवस्था में पहुंच चुकी है। तो बहुत सी जगह पर 90 दिन या 100 दिन से पार हो चुकी है। तो जहां पर 40 से 50 दिन के लहसुन की फसल है, उनके अंदर आए हुए पीलापन या फिर कम वेजिटेटिव ग्रोथ से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर लहसुन की फसल 80 दिन, 90 दिन या 100 दिन से पार हो चुकी है, वहां पर लहसुन के कंद का साइज है ना, वो मोटा हो रहा है। इस टाइम के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने कंद को मोटा करने के अंदर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे लहसुन की फसल जहां पर 40 से 50 या 60 दिन की है, वहां पे हमें क्या कुछ करना चाहिए। जिन खेतों के अंदर लहसुन की फसल अभी 80, 90, 100 दिन की हो चुकी है, वहां पर कंद के साइज को मोटा करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले लहसुन फसल के अंदर आई एक कॉमन प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी फसल 40 दिन की हो या 80 दिन की हो, इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा किसान परेशान है उसके अंदर आई हुई पीलापन से। अब पीलापन को जब तक अपन समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं कि वो किस वजह से आई है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तब तक हम इस पीलेपन को नहीं हटा सकते और तब तक अपनी फसल की ना तो बढ़िया वेजिटेटिव ग्रोथ कर सकते हैं और ना ही अपनी फसल के कंद के साइज को मोटा कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको समझना होगा, देखना होगा, आपको ये चीज़ रियलाइज करनी होगी कि हमने अपने खेत के अंदर क्या गलतियां की है। चूंकि पीलापन आने के अंदर एक बड़ा कारण होता है मौसम का। तो भैया मौसम का तो अब की बार कोई दोष नहीं है, मौसम बहुत शानदार चल रहा है। सर्दी की जब आवश्यकता पड़ी थी, सर्दियां भी स्टार्ट हो चुकी है। जिस हिसाब से लहसुन फसल को जिस टेम्परेचर की आवश्यकता है वो उसको मिल चुका है। इसके अंदर हमारी खुद की भूल है। इसके अंदर सबसे बड़ा कारण तो ये हमने देखा है कि जिन खेतों के अंदर लगातार लहसुन की बुआई होते आए, जिन खेतों के अंदर पिछले साल भी लहसुन था, उससे पिछले साल भी लहसुन था, लहसुन फसल जिस खेत के अंदर लग जाता है ना, वो दूसरी फसलों की तुलना में ज्यादा जमीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व है ना, उनको वो ग्रहण करता है, ज्यादा से ज्यादा वो जमीन की ताकत को खींचता है, उसकी उर्वरा शक्ति को कम करता है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये निकल का है। दूसरा कारण है भैया, जिन खेतों के अंदर लगातार नमी बनी रही, नमी को खत्म जिन किसानों ने नहीं किया, उन खेतों के अंदर लहसुन में पीलापन या फिर उनमें जड़ संबंधित जो बीमारियां हैं ना, चाहे जड़ के अंदर फंगस जनित बीमारियां हो, जड़ के अंदर लगने वाले नेमाटोड जैसी बीमारियां, उन खेतों में ज्यादा देखी गई। तीसरा कारण हमने देखा भैया, किसान क्या करता है, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ना, उनको तो वो डाल देता है, या फिर वो दुनिया भर के, और अब की बार क्या है कि अलग अलग तरह के पता नहीं कितने अड़ंगे अब की बार किसान है ना अपने खेतों के अंदर डाल रहा है, जिनके कोई रिजल्ट ना उनको मिल रहे हैं, ना ही उनकी कोई विश्वसनीयता है कि इनके रिजल्ट आगे चलकर मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से अब की बार लहसुन फसल के अंदर पीलापन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात करते हैं इन समस्याओं को समाधान के ऊपर। तो भैया देखिए, अगर आपकी लहसुन की फसल अभी 40, 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन की हो चुकी है, तो इस टाइम के ऊपर आपकी फसल है ना, वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर है, वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ा रही होती है। अगर आपकी फसल छोटी होती, वो 20 दिन की, 30 दिन की होती, उसके अंदर जो जड़ है ना वो छोटी होती, जड़े जमीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व उनको अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते, तो उसके अंदर अगर पीलापन आया होता तो वो अलग बात होती। लेकिन जैसी फसल हमारी 40, 50 दिन, 60 दिन की हो जाती है, उस टाइम के ऊपर भी हमारी फसल के अंदर पीलापन आ रहा है, तो उस टाइम के ऊपर हमें एकदम सतर्क हो जाना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो हमारी लहसुन की फसल है उसके अंदर जो जड़ है ना, वो अच्छे से फैल चुकी है, वो ज्यादा हो चुकी है, जमीन के अंदर बहुत दूरी तक जा चुकी है वो, और जमीन के अंदर जो पड़े हुए पोषक तत्व है ना, उनको वो ढूंढ रही है। अगर पोषक तत्व इस टाइम के ऊपर जड़ों को नहीं मिलेगा तो किसी भी सूरत के अंदर हमारी फसल है ना, वो पीलापन को खत्म नहीं करेगी। किसी भी सूरत के अंदर इसका जो स्टैम्प है ना, वो अच्छे से मोटा नहीं होगा, इसके अंदर जो ऊर्जा है ना वो स्टोर नहीं कर पाएगी, जो आगे चलकर इसके जो कंद को मोटा करने के अंदर सहायक होगी ना, जो ऊर्जा होती है इसके अंदर, इसके स्टैम्प के अंदर, तने के अंदर, जो हमारी फसल अपने वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर लगभग 80 दिनों तक अपनी ऊर्जा को वो यहाँ पर स्टोर करके रखती है। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा जमीन से पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं, ऊपर से जो भी हम खाद उर्वरक डाल रहे होते हैं, उनको वो जड़ों के माध्यम से ग्रहण करती है। और जितने अच्छे स्वस्थ ताजा पत्ते होंगे, जितने हरे पत्ते होंगे, उतने ज्यादा पौधा है ना वो दिन के अंदर भोजन बना पाएगा सूर्य के प्रकाश की मदद से। और जितना अच्छा वो भोजन बनाएगा, नीचे जमीन के अंदर पड़े हुए वाटर और मिनरल्स को जितनी ज्यादा ये जड़ें ले पाएंगे ना, उतनी ज्यादा वो एनर्जी को अपने तने के अंदर स्टोर कर पाएगी। आगे चलकर लगभग 80, 90 या 100 दिन के बाद इसके अंदर जो स्टोर हुई ऊर्जा है ना, जो इसके अंदर स्टोर हुई जो ताकत है, एनर्जी है, उसको वो वापस नीचे इस कंद के अंदर देगी। और जितना अच्छा इसके अंदर ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, और जितना वो नीचे अच्छे से दे पाएगी, उतने इस
कंद के साइज को मोटा कर पाएगी। तो इस टाइम के ऊपर अगर आपकी फसल लगभग 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन की है तो इसके अंदर आपको एक तो जो नाइट्रोजन है ना उसकी पूर्ति कंप्लीट कर देनी। मतलब नाइट्रोजन जो भी रेकमेंड है ना 1 एकड़ जमीन के अंदर लहसुन के लिए, जैसी आपने या तो अपनी मिट्टी की जांच कराई होगी, अगर मिट्टी की जांच भी ना कराई हो तो एक मोटा मोटा बताता हूं मैं आपको, लगभग 40 से 50 किलो यूरिया हमें अपनी फसल की 60 दिन की अवस्था तक, उसकी जो 2 महीने की अवस्था होती है ना वहां तक हमें कंप्लीट दे देनी होती है। इसके बाद हमें आगे चलकर जो नाइट्रोजन है यूरिया के रूप में बिल्कुल नहीं देना है। आपने चाहे पहले 20 किलो दिया हो, 40 किलो दिया हो, 50 किलो दिया हो, बचा हुआ जो भी नाइट्रोजन है आपका 10-15 किलो वो इस अवस्था के अंदर आते आते आपको कंप्लीट करना है। साथ ही इस टाइम के ऊपर आपको फॉस्फोरस है ना वो भी दोबारा दे देना। अब जो फॉस्फोरस हमने डीएपी के रूप में या फिर एनपीके 12-32-16 के रूप में जब हमने शुरुआत में जब अपनी फसल की बुआई की थी बेसल डोज के अंदर दिया था, चाहे वो 1846 हो या फिर 12-32-16 फिर कोई दूसरी एनपीके ग्रेड हो जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है, उनका जो काम था ना वो भैया 40 दिन और 50 दिन तक जैसे हमारी फसल आती है ना वहां तक कंप्लीट हो चुका होता है। हमारी फसल के अंदर दोबारा से फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी दिखाई देने लग जाती है। तो आपको जब आपकी फसल लगभग 50 दिन या 60 दिन की अवस्था में होती है उस टाइम के ऊपर जरूर 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद जो 1846 आता है ना उसको देना होता है, क्योंकि आगे चलकर बचे हुए दिन होते हैं ना उनके अंदर जो ये फॉस्फोरस इस टाइम के ऊपर हम देंगे ना वो आगे चलकर काम करेगा। आगे चलकर वो इस कंद को फुलाने के अंदर फॉस्फोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आगे चलकर वो काम आएगा। दूसरा, अगर आपकी फसल इस टाइम के ऊपर 60 दिन की 65 दिन की है तो आपको जरूर अपनी फसल के अंदर पोटास भी डालना है। पोटास जो आपने लहसुन की बुआई की थी तो बेसल डोज के अंदर जो भी आपने दिया था 30 किलो 35 किलो एकड़ के हिसाब से, 1 कट्टा एकड़ के हिसाब से उसका काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी कमी अब इस टाइम के ऊपर दोबारा से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और पोटास की अगर कमी आपकी फसल के अंदर आ गई तो पोटास का काम क्या होता है, एक तो वो कंद को मोटा करेगा, दूसरा कंद की क्वालिटी उसको सुधारेगा, इसका जो पर्दा होगा ना उसको मजबूत करेगा, व्हाइट करेगा, और साथ ही आगे चलकर इसके अंदर लगने वाली जो बीमारियां हैं ना उन बीमारियों से लड़ने के अंदर भी पोटास इस पौधे को मदद करेगा। अगर आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस आ जाता है, पोटास की पूर्ति होगी तो वो बचा पाएगा। तो पोटास की भी पूर्ति आपको करना है। और साथ ही पोटास का एक और सबसे बड़ा काम होता है भैया, जो भी हम खाद दे रहे होते हैं, जो भी हम पोषक तत्व तो अपनी फसल के अंदर डाल रहे होते हैं, जमीन के अंदर जो भी वाटर मिनरल्स पड़े होते हैं उनको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है ना वो पोटास का होता है। तो पोटास भी हमें दोबारा सब इस टाइम के ऊपर देना है, चाहे वो आप 25 किलो एकड़ के हिसाब से दीजिए, 30-35 किलो पर एकड़ के हिसाब से दीजिए, तो वो भी आपको इस टाइम के ऊपर 60-65 दिन की अवस्था में जरूर दे देना है। अगर आपकी फसल 40 दिन की 45 दिन की उसके अंदर पीलापन आया हुआ है तो जो भी आप यूरिया या नाइट्रोजन दे रहे हो, चाहे वो आप यूरिया के रूप में दे रहे हो या फिर अमोनियम सल्फेट के रूप में दे रहे हो या फिर आप 1846 के रूप में जो हम डीएपी खाद देते हैं ना तो उसके अंदर 18% जो नाइट्रोजन होता है वो हम उस रूप में दे रहे हो, तो उनके साथ हमें माइक्रो न्यूट्रेंट बढ़िया क्वालिटी का कोई भी बाजार से अच्छी कंपनी का लेके आओ। लगभग 5 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से बढ़िया क्वालिटी के माइक्रो न्यूट्रेंट है ना जिनके अंदर 6-7 तरह के पोषक तत्व हों, उनको भी जरूर अपनी फसल के अंदर मिला के डाल देना है। वो आपकी फसल चाहे 40 दिन की हो या 60 दिन की हो, ये भी आपको एक बार दोबारा से इस डोज के अंदर जरूर बना के डालना है। अब ये तो हुए खाद जो हमें 40 दिन से और 60-65 दिन तक हमें अपनी फसल के अंदर देने हैं, जिनके अंदर फॉस्फोरस भी है, पोटास भी है, नाइट्रोजन भी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिक्स आते हैं ना उनको मिला के अपने खेत के अंदर डालना है भैया। फिर देखिए 4 से 5 दिन के बाद आपकी फसल के अंदर आए हुए जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया इसके अंदर ऊपर से फोलियर स्प्रे के अंदर जो भी लगने वाली बीमारियां हैं या फिर आगे चलकर जो दिन के अंदर ओस आएगी और पूरा दिन जो ओस के अंदर हमारे पौधे हैं वो भीगे रहेंगे, या फिर इसके अलावा ऊपर अगर आसमान के अंदर मौसम बिगड़ता है, बादल आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसके अंदर आने वाले जो रस्सूसक कीट जैसे कि थ्रिप्स है ना, अगर वो आ गए और उनको टाइम के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये दोनों बीमारियां, चाहे वो फंगस जनित बीमारियां जिसके अंदर पर्पल ब्लोच आएगा, डाउनी मिलिडियो आएगा, साथ ही इसके अंदर लगने वाले जो रस्सूसक कीट है ना, थ्रिप्स जैसी बीमारी, उनको हम कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्प्रे करें। तो उसमें भैया आपको क्या करना है, अगर आपकी फसल के अंदर लगने वाले पर्पल ब्लोच या डाउनी मिलिड्यू जैसी बीमारी उसके अंदर बढ़िया रिजल्ट देने वाले, एक तो सिंजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड, या फिर दूसरा मैं बताता हूँ इसके अंदर बढ़िया रिजल्ट देने वाले एक तो आता है अडामा कंपनी का कस्टोडिया, इसके अलावा आप पीआई कंपनी का जो वेस्मा आता है ना उसको भी आप ले सकते हो। इनकी स्प्रे आपको, जैसे कि अभी हमने पहली स्प्रे कर दी फोलियो गोल्ड की, अगली स्प्रे कर देंगे हम पीआई कंपनी के वेस्मा, इससे आगे हम नेटिवो की स्प्रे कर देंगे, कस्टोडिया की स्प्रे कर देंगे, तो हमारी जो फसल है ना वो कंप्लीट 4 से 5 स्प्रे के अंदर हो जाएगी। फिर बात आती है इंसेक्टिसाइड की, इस टाइम के ऊपर हमें कौन से इंसेक्टिसाइड यूज करने चाहिए। तो भैया इंसेक्टिसाइड में ना आपको एक तो जो पोल्ट्रीन आता है जिसके अंदर परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन है वो ले लेनी है 2 ml पर लीटर के हिसाब से।
इसके अलावा आप अल्फामेथ्रिन भी ले सकते हो। अल्फामेथ्रिन के भी शानदार रिजल्ट देखे गए, उसमें भी आपको वही 2 ml पर लीटर के हिसाब से ले लेना है। या फिर इनके साथ आप एसिटामिप्रिड भी ले सकते हो, उसके भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगेंस्ट जो इसके अंदर रस्सू कीट है ना, उनके ऊपर कंट्रोल के लिए। इनके अलावा आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी ले सकते हो, थाइमेथोक्सम भी ले सकते हो। वो आपको जो आगे चलकर जिस तरह की आप फंजीसाइड यूज कर रहे हैं ना, उसी तरह का उनका तालमेल बनाने के लिए, उनका घोल बनाने के लिए ना, उन्हीं फॉर्मुलेशन के अंदर अगर आप इंसेक्टिसाइड लेते हो तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है टॉनिक की। अब टॉनिक के अंदर भैया आप बायोविटा भी ले सकते हो, सिंजेंटा का इसाबियोन आता है वो भी आप ले सकते हो, या फिर और आप देखिए जिनके रिजल्ट आपको अच्छे दिखाई देते हैं आप उनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा फिर बात करते हैं, जैसे हमारी फसल लगभग 70 दिन की या 80 दिन की हो जाती है तो ऊपर से हमें जो फोलियर के अंदर जो फर्टिलाइजर देने हैं, जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं, तो उनमें हम कौन सा यूज करें। तो भैया इस टाइम के ऊपर या तो आपने 60-70 दिन के ऊपर नीचे से जमीन से आपने डीएपी है, पोटास है, वो आपने दे दिया है, तो आप NPK 05234 का 80 दिन अवस्था के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। या फिर अगर आपने ये जो फॉस्फोरस और पोटास है ना वो आप नहीं दे पाए हो, तो आपको इस टाइम के ऊपर NPK 1261 या NPK 05234 है ना, उसके स्प्रे कर देना। इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। पहले आप 1261 यूज कर सकते हो, दूसरी स्प्रे आप लगभग 7 दिन या 10 दिन के बाद NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हो। 100 दिन से पहले पहले आप ये काम जरूर कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर आए हुआ चाहे पीलापन हो, आपकी फसल में लगने वाले रस चूसक कीट हो, आपकी फसल में लगने वाले चाहे किसी भी तरह के फंगस जनित बीमारियां हो, उन सभी का आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।